नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत टोंक से मिल रही खबर से करेंगे। जिले में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर दो ट्रेलर में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ट्रेलर के बीच एक बाइक पर सवार दो लोग चपेट में आ गए। मौके पर पहुंचे बरौनी थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला और हालत गंभीर होने पर निवाई अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। हाईवे पर मोटुका के पास एक ट्रेलर बेकाबू होकर डिवाइडर की दूसरी तरफ जा रहा था। सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराने के बाद दोनों ट्रेलर में जबरदस्त भीषण आग लग गई। पुलिस और दमकल ने आग बुझाने के बाद 2 क्रेन मंगवाकर हाईवे का रास्ता खुलवाया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर 2 ट्रेलर में आपस में जोरदार भिड़ंत और इसके बाद एक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जब ये 2 ट्रेलर आपस में टकराए तो 2 बाइक सवार इन 2 ट्रेलर के बीच में आ गए और इससे ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है और मौके पर आग बुझाने के बाद रास्ते के जाम को खुलवा दिया गया। ये मोटुका पुलिया के पास में 2 डंपर थे, आपस में एक खाली एक भरा हुआ। दोनों के आपस में आमने सामने टक्कर हुई है। अनियंत्रित होकर रोंग साइड से डिवाइडर पार करके आया जो आमने सामने इनमें टक्कर हुई है। इनमें से एक जो खाली डंपर था इसका ड्राइवर है जिसकी मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई इनकी, जिसके शव को हमने मोर्चरी टोंक में तुरंत भिजवा दिया एम्बुलेंस को मौके पर बुलवा के। और इन दोनों के बीच में एक मोटरसाइकिल फंस गई थी जो दोनों लड़के उस टाइम दोनों को आग लगी थी दोनों गाड़ियों में, तो दोनों को उनको सेफली निकाल लिया था। आंशिक रूप से जल गए थे जिनको एम्बुलेंस से उनको निवाई अस्पताल भिजवा दिया था जहां से उनको दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया है समय। तो वहीं राजस्थान में आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने आज छापामार कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रदेश भर में 21 ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की जा रही है। बजरी कारोबारी नीलेश गढ़िया ग्रुप के ठिकानों पर आयकर ने छापे मारे। जयपुर में 17 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें कुचामन में 3 और अजमेर में 1 ठिकाने पर आयकर छापे की कार्रवाई की जा रही है, जिनमें प्रमुख तौर पर बजरी व्यापारी नीलेश गढ़िया के सहयोगी ग्रुपों गोदारा ग्रुप, इंजीनियर एंड इंजीनियर ग्रुप, शशिपाल कुमावत ग्रुप पर भी आयकर की छापेमार कार्रवाई चल रही है। फॉस्फेट माइन सहित कई अन्य कारोबारों से जुड़े ये ग्रुप के तार हैं, जिसे लेकर जांच की जा रही है। नीलेश गढ़िया के द्वारा जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब निर्माण के दौरान ये ग्रुप सुर्खियों में आया था। नीलेश के पास बनास नदी सहित पूरे राजस्थान में बजरी के ठेके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के करीब 21 ठिकानों पर एनजी गढ़िया से जुड़े 21 अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त लगातार राजस्थान की आयकर इन्वेस्टिगेटिव टीम जो विंग है उसकी इस वक्त रेड चल रही है। रेड के दौरान बड़ी काली कमाई का खुलासा जो है वो होते हुए नजर आ रहा है। कई पर्चियां मिली है। बड़े बजरी कारोबारी और उद्योगपति के रूप में पहचान थी नीलेश गढ़िया की, मगर उनके साथ में जो सहयोगी ग्रुप्स हैं उन्होंने एक बड़ी काली कमाई को इकट्ठा किया और उसके बाद में लगातार इन्वेस्टिगेटिंग विंग को ये सूचना मिल रही थी कि बड़ी काली कमाई का बड़ा ट्रांजेक्शन लगातार हो रहा है, जिसके आधार पर इस पूरे ग्रुप पर नजर रखी गई। इस ग्रुप में जिन लोगों पर नजर रखी गई उनमें इस वक्त एनआरआई कॉलोनी के ठीक बाहर जो एक दफ्तर मौजूद है वहां पर इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव विंग की जो लगातार जो रेड है वो इस वक्त चल रही है। और इस रेड के अंदर बड़ी काली कमाई जो है वो सामने आई है, जिसमें जो इनसे जुड़े हुए ग्रुप हैं गोदारा ग्रुप, इंजीनियर ग्रुप, शशिपाल कुमावत ग्रुप और फास्फेट माइन सहित इन ग्रुपों के यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए जो अलग अलग मामले थे जिन पर रेड चल रही है। और बनास नदी से संबंधित और अन्य पूरे राजस्थान में बड़ा एक बजरी का जो बड़ा माफिया का सर्किल खड़ा हुआ है, बड़ा उद्योगों का जो बड़ा सर्किल खड़ा हुआ है, काली कमाई को किस तरीके से खपाया जा रहा था उसकी सूचना मिली थी इन्वेस्टिगेटिव विंग को। और उसके बाद में आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस वक्त जयपुर के अंदर 17 से ज़्यादा ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें एनआरआई कॉलोनी के अंदर मौजूद बंगले, उसके ठीक बाहर में मौजूद ये इमारत, और बताया जा रहा कुछ समय पहले ही काली कमाई से ये भूखंड भी खरीदे गए, जिस पर ये पूरी काली कमाई की जो इमारत है वो इस वक्त खड़ी की जा रही है। और इसके ठीक पास में आप देख
पा रहे हैं ये एनजी गढ़िया ग्रुप की इमारत है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में एनजी गढ़िया ग्रुप लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर इस वक्त आयकर विभाग की टीमें लगातार सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ये सर्च देर रात और अल सुबह तक भी चल सकता है। टीमों को लगातार जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राजस्थान पुलिस के सुरक्षा के जवान जो हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है। तमाम जो अधिकारी कर्मचारी उन्हें दफ्तरों के बाहर निकाल दिया गया। और ये काली कमाई से खड़ी होने वाली वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। गोदारा ग्रुप, इंजीनियर ग्रुप, शशिपाल कुमावत और फास्टफीड माइंस के साथ साथ में नीलेश गढ़िया से जुड़े जो तमाम ठिकाने उन पर रेड की कार्रवाई को लगातार जो आयकर टीम है वो अंजाम दे रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये बड़ी काली कमाई का खुलासा जो है वो यहाँ पर छापों के दौरान होने जा रहा है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वही उदयपुर में न्यूज़ 18 राजस्थान के कार्यक्रम चुनाव एक्सप्रेस में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। देखिए, ये फोटो, इसके अंदर मेरा फोटो है, लेकिन जिस प्रकार से इसको सुन लीजिए भैया, ये बार बार कैसे जवाब तो ये जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा कार्यक्रम था, मिस कॉल वाला कार्यक्रम था, और उसके अंदर कोई आगे खड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार। पेपर लीक मामले में मैंने कहा गोविंद सिंह डोटासरा की जो पेपर लीक मामले का आरोपी था उसके साथ भी फोटो दी, तो ऐसे तो वो भी क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो गया क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सफाई ये दे रहे हैं उस पर ही जवाब। मैं वही जवाब दे रहा हूं कि जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि वो हर कोई खड़ा हो जाता है जिसको। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सरकार रिपीट करना नाक का सवाल है, वहीं बीजेपी के लिए चुनौती है। ऐसे में जब से सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को 7 गारंटियां दी हैं, तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तू मैमे जैसे हालात हैं। अब सीएम गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बहस की चुनौती दे दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी संग्राम में जीत के इरादे से और जनता को लुभाने के लिए नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और चैलेंज भी करते हैं, लेकिन इस लिस्ट में सीएम गहलोत का नाम शामिल हो गया है, जिन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को उनकी 7 गारंटियों पर बहस के लिए चैलेंज किया है। और सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे को सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ललकारा है। देखिए, यही वो पोस्ट है जिसमें सीएम ने 2023 के चुनावी रण में कांग्रेस की 7 चुनौतियों को अहम मुद्दा बताते हुए वसुंधरा राजे को बहस की चुनौती दे दी है। अब सवाल यह है कि वसुंधरा को बहस की चुनौती देने के पीछे सीएम का मकसद क्या है। जानकार मान रहे हैं कि सीएम इसके जरिए कांग्रेस की 7 गारंटियों को मतदाता के बीच ले जाना चाहते हैं। आइए अब आपको कांग्रेस की वो 7 गारंटी गिनवाते हैं जिनके जरिए कांग्रेस सत्ता वापसी की राह देख रही है। उनमें शामिल है गोधन योजना, फ्री लैपटॉप, टैबलेट योजना, प्राकृतिक आपदा राहत योजना, अंग्रेजी मीडियम की मुफ्त शिक्षा और ओपीएस के लिए कानून बनाने की गारंटी। साथ ही महिलाओं मुखिया को 10,000 रुपए सालाना, साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कांग्रेस के गारंटी कैंप लोगों के आकर्षण का कितना केंद्र बनेंगे, ये फैसला तो जनता करेगी, मगर गहलोत ने चुनावी फिजा में गारंटियों की बहस छेड़ दी है। बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनाने पर भी मजबूर कर दिया है। एक तरफ 5 साल की उपलब्धियां तो दूसरी तरफ गारंटियों की भरमार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी के दम पर फिर से चुनावी वतरनी पार करना चाहते हैं, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। मगर गारंटी क्या लोगों के दिल और दिमाग में छाई रहेगी और क्या फिर से कांग्रेस को मतदाता चुन पाएंगे, ये देखना तो बाकी है। मगर गारंटियों पर शुरू हुई इस बहस ने मतदाताओं को कांग्रेस और बीजेपी को पहचानने का मौका जरूर दे दिया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे और वो सरकार में रहे राजस्व मंत्री और मंडल विधानसभा के प्रत्याशी रामलाल जाट के नामांकन में शिरकत करेंगे। सीएम गहलोत एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान को पूरे देश में नंबर 1 बनाने की कवायद चल रही है। विकास के नाम पर हम जनता से समर्थन मांग रहे हैं ताकि हम भीलवाड़ा और मंडल को नंबर 1 बना सकें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भीलवाड़ा आ रहे हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे साथ राजस्व मंत्री रामलाल जाट इनसे बात करते हैं। कल जनसभा भी रखी गई है, आपका नामांकन भी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, भीलवाड़ा की जनता को भी संदेश देंगे, प्रदेश में भी क्या संदेश दिया जाएगा? देखो, राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में कार्य किए हैं, शानदार, वो हर सेक्टर को उन्होंने साधा है। आने वाले समय में 7 गारंटियां और उन्होंने घोषित की है ताकि आम जनता का खर्चे में इस महंगाई के जमाने में कमी हो। बाकी भारत सरकार पे भी उस चीजों पर दबाव बने कि महंगाई को हम कम करें, बेरोजगार लड़कों को केवल वादे ही नहीं रोजगार दें, भाईचारा कायम करें, शांति व्यवस्था कायम रखें। विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगा है। लोकतंत्र में जनता ही माँ बाप होगी, जनता इस चीज को समझेगी और हमने विकास किया है, आगे और करेंगे, उस पर हम समर्थन मांग रहे हैं ताकि हम भीलवाड़ा को राजस्थान में 1 नंबर बनाएं। इस डिस्ट्रिक्ट को, ये इंडस्ट्री एरिया है, शांति व्यवस्था चाहिए। हमारे धर्मों में कहा है कि लक्ष्मी जी का वास वहाँ होता है जहाँ शांति हो, तो शांति कायम करने अशोक गहलोत जी की नीतियां हैं। कल वो आ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप पधारें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं टोंक के बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला ने मुहूर्त के हिसाब से नामांकन पर्चा भरा। गढ़ परिसर में चुनावी सभा के बाद रोड शो निकाला गया। इस दौरान दिया कुमारी, रमेश बिधूड़ी, सुखबीर सिंह जौनापुरिया के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर अलवर से है, जहां पर गिरफ्तार ईडी के अधिकारियों के अलवर जिले में निमराना में 15 लाख की रिश्वत के मामले में ईडी के अधिकारी गिरफ्तार किए गए और बाबू को एसीबी की टीम ने एसीबी न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। एसीबी की टीम मामले में जांच करने में जुटी है। एसीबी की टीम को जांच में कई अहम जानकारियां भी मिल सकती हैं। ईडी के अधिकारी के बैंक खातों, लैपटॉप, मोबाइल और घर पर मिली दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। के अंदर एक ईडी के अधिकारी है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, उनके द्वारा कोई व्यापारी है, व्यवसायी से 17 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी और बाद में 15 लाख रुपए लेना तय किया था। उसका हमने डिमांड वेरिफिकेशन करवाया था। डिमांड वेरिफिकेशन होने के बाद में कल 2 तारीख को वो रिश्वत राशि का जब लेन देन करते समय हमने उनको पकड़ लिया। और प्रदेश में बगावत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को भारी पड़ सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। बगावत पर कैसे लगे लगाम? बागी बिगाड़ेंगे खेल। सत्ता का मंसूबा क्या हो जाएगा फेल? बागी बिगाड़ेंगे खेल। ये 4 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि राजस्थान के चुनावी रण में बागी कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत साबित हो सकते हैं। इन बागियों ने अपने अपने दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें कुछ निर्दलीय ही रण में ताल ठोक रहे हैं, जबकि कुछ बागियों ने आला कमान को सीधी चुनौती दी है। सबसे पहले बात करते हैं अलवर जिले के थाना गाजी विधानसभा की, जहां बीजेपी से बागी होकर रोहिताश घांगल चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। रोहिताश घांगल की नामांकन रैली में सर्व समाज का उमड़ा जन सैलाब बीजेपी को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकता है। वहीं अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी को बगावती तेवर दिखाए हैं। उनका कहना है कि अलवर शहर से टिकट नहीं मिलने पर मुझे विश्वास दिया गया था कि रामगढ़ से टिकट दिया जाएगा। जब पहली सूची में नाम नहीं आया तो दूसरी सूची का इंतजार किया, लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया। मैंने मान लिया कि अलवर की जनता ने प्यार और स्नेह दिया है। अब उनके लिए निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट से वंचित किया है।
अब मैं जनता के टिकट पर, अलवर शहर की जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, जनता के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के लिए बागी सिरदर्द बने हुए हैं। अलवर जिले के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रहे अलवर नगर निगम के वार्ड पार्षद नरेंद्र मीणा ने भी पैसे देकर टिकट देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टिकट नहीं बदला गया तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, मैंने सीधा इसलिए आरोप लगाया है कि जिस तरह से मैंने कांग्रेस पार्टी में रह के काम किया, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ उसकी निष्ठा से, मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता को ही वहाँ सम्मान मिले। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो भी है वहाँ चुनाव लड़े, उसी को आधार बनाकर मेरे साथ जो घटना घटी, मेरे साथ जो राजनीतिक व्यवस्था से जो यहाँ कार्य किया गया, उसको लेके मैं जिलाध्यक्ष का, इसलिए कि जिलाध्यक्ष को मैं पूर्व में बता भी चुका था और जिलाध्यक्ष मैंने ध्यान में भी लाया, उसके बाद भी ये सारी चीजें आई। झुंझुनू में भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू ने दल बदल के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू ने दल बल के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह भी मौजूद रही। इस मौके पर राजेंद्र भांबू ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे उनके साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। कि मेरे को जब टिकट नहीं दिया तो मेरे को निराशा हाथ लगी, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भी निराश थे। तो कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है, अगर कोई संगठन गलती करता है तो कार्यकर्ता उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा है कि हमारा आदेश है कि आप हमारे प्रतीक के रूप में उम्मीदवार बने, हम आपके साथ हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के अलग अलग पर्दों पर रहे मुकेश कुमार लखन ने निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। महेश कुमार लखन नामांकन पत्र लेने के लिए अनोखे ढंग से कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के मेन गेट से नारियल हाथ में लिए दंडवत करते हुए आवेदन फॉर्म लिया। महेश कुमार लखन ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए अब वे निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरकर चुनाव लड़ेंगे। कलेक्ट्रेट से मेन गेट से मैं सोता हुआ मैं टिकट मांगने आया हूँ, लेटता हुआ, और मैं हर वाल्मीकि समाज की मीटिंग हुई। 55 वार्ड है, उनमें वाल्मीकि समाज का मेरे को साथ है। मैं उत्तर से मैं जो टिकट मांगा था बीजेपी से, बीजेपी ने मेरे को टिकट नहीं दिया। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कोटा की लाटपुरा विधानसभा सीट से नईमुद्दीन गुड्डू ने अपनी दावेदारी जताते हुए नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक लाटपुरा सीट से प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लेकिन गुड्डू का कहना है कि उन्हें पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिली है और चुनाव में नामांकन भरने से लेकर तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है, इसीलिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कलह से निपटने का दावा कर रही हैं, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर एक और तो राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। ऐसे में इसी चुनौती को देखते हुए दौसा प्रशासन सतर्क है और आज जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता के नेतृत्व में दौसा की एसपी वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत, शंकर लाल मीणा, रामचंद्र नेहरा की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवानों ने दौसा शहर में रूट मार्च कर लोगों से अपील की कि वो वोट करें। वहीं इस दौरान आईजी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। आईजी जयपुर रेंज से बात करते हैं। सर, उद्देश्य क्या है इस फ्लैग मार्च के पीछे पूरा? देखिए, उद्देश्य ये है कि जो आगामी इलेक्शंस हैं उसको लेकर जो एरिया डोमिनेशन है उसको और कारगर करना, इलाके से फोर्सेस जो बाहर से भी इंडक्ट हुई हैं उनको इस इलाके से मुखातिब करना, फेमिलियर करना, ताकि प्रॉपर तरीके से जो आगामी पीरियड है उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंश्योर किया जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और अब बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के केकड़ी दौरे के करते हैं।
यहां गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के पक्ष में पटेल मैदान में आयोजित सभा में शामिल हुए। इस मौके पर शेखावत प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, इसीलिए उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर जाएं ताकि केंद्र और प्रदेश में कड़ी से कड़ी जोड़ी जा सके। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उनको जेल? युवाओं की जिंदगी खराब करने वाले लाभ उमड़ा है, वो इस बात का प्रतीक है। और तो वहीं नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला। ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी के रूप में एक गिरोह का संचालन कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल से नागौर जिले के लोग अब थक चुके हैं और लोग एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी के नेता सहित तमाम लोग एकजुट होकर बेनीवाल का मुकाबला करेंगे। नागौर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नागौर सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि नाथूराम जी मिर्धा की विरासत को आगे बढ़ा रही ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर पिछले दिनों बीजेपी में आई थी और अब वो नागौर सीट से चुनाव लड़ रही है। दूसरी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हनुमान बेनीवाल और इनके बीच जो सियासी बयानबाजी चल रही है वो लगातार जारी है। हम ज्योति मिर्धा से बात करते हैं। आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या प्राथमिकताएं रहेगी नागौर को लेकर? देखिए, शहर के अंदर आज हम देखते हैं जिस तरीके का माहौल है, उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर लोगों से। मेरा जनसंपर्क जब से मुझे टिकट मिली है उसके बाद से मैंने बहुत से लोगों से मिलकर के मुलाकात करी। तो कुछ एक डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए तो इनको हम प्राथमिकता दें। पहली डिमांड ये है कि शहर के अंदर जो हमारा अस्पताल नया बनाया, अच्छा है, बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वो शहर से थोड़ा दूर पड़ता है और लोगों को उसके अंदर थोड़ी असुविधा होती है। तो वो चाहते हैं कि एक सैटेलाइट हॉस्पिटल या एक आउटडोर या जनाना अस्पताल टाइप का जो पुराना बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर चालू हो। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी। बाकी हम देखते हैं कि कई जगहों पे, कई कॉलोनीज के अंदर जो डेवलपमेंट का काम है, अगर होता भी है तो जैसे सड़क बनी तो फिर सीवर के लिए खुद गई, तो वो ठीक से हो नहीं पाती ये चीज़ें। और मतलब एक जो हेडक्वार्टर की एक फील आती है सिवाय कॉलेज रोड के अलावा, वो फील हमारे नागौर शहर में नहीं आती। आपने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो ये बड़ी चर्चा चली कि अब हनुमान बेनीवाल के सामने कोई टक्कर देने वाला नेता बीजेपी खींवसर से उतारेगी, लेकिन बीजेपी ने आपको नागौर सीट से उतार दिया और वहां रेवतराम डांगा उस व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा जो उनके साथ ही रह रहे थे 2-3 महीने पहले तक। तो क्या हनुमान बेनीवाल को कंपटीशन देने के लिए आप भी खींवसर में भी जाओगे? देखिए, पार्टी जिम्मेदारी लगाती है और ये हमारी सारी जगह जिम्मेदारी रहेगी कि आरएलपी जो है वो समाज के लिए, और हम जानते हैं कि भाई जिस तरीके की राजनीति पिछले कुछ समय में नागौर जिले में हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के चुनावी मौसम में जमकर सियासी बयानबाजी की जा रही है। हर तरफ बयानों से तीखे हमले किए जा रहे हैं। आज कोटा में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 33% महिला आरक्षण बिल को दिखावा बताया। वहीं कोटा पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेटा डिसूजा का भव्य स्वागत किया। और हड़ौती की सियासत में नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कल देर रात प्रहलाद गुंजल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली थी। एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाने वाले दोनों नेताओं की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। इन सब के बीच आज फिर प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के घर पहुंचे और ये मुलाकात भी दोनों की बंद कमरे में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक हुई। बातचीत के दौरान प्रहलाद गुंजल राजनीतिक बयानबाजी देने से बचते रहे। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं और यहाँ के सांसद हैं। उनकी संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में चुनाव है, तो जो भी चुनाव लड़ने वाला है या संभावित है उनके साथ संवाद करना आवश्यक है और सबको मिलकर पार्टी को जिताना है 8 सीटों पर। इसलिए इस पर चर्चा सांसद के साथ ही करनी और किसके साथ करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।